हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमल नगर कहकर एक गांव में सतीश नामक एक गरीब आदमी रहता था, जिसका गांव में एक रेस्टोरेंट था। सतीश के रेस्टोरेंट पर दिन भर ग्राहकों की भीड़ जमी हुई रहती थी। सतीश बहुत स्वादिष्ट और चटाकेदार खाना बनाता है। अरे वाह 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 बोले तो एकदम फैंटास्टिक। इतना बढ़िया खाना मैंने कभी नहीं खाया। मन प्रसन्न हो गया आज तो सतीश मेरे भाई। अरे सतीश, तुम्हारे हाथ के ये सारे पकवान तो मेरी बीवी के हाथ के पकवान से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। तुम्हारे हाथों में सच में कोई जादू छुपा है, या फिर कोई जादू रखा है, हा? जिससे तुम इतना जबरदस्त खाना बनाते हो। धन्यवाद भाई साहब। ये लो आपका बटर नान और पनीर की सब्जी, और ये आपका ठंडा ठंडा छाछ। सतीश का इस दुनिया में कोई नहीं था। नहीं, उसके माता पिता तो जिंदा थे, लेकिन वो बचपन में ही उनसे बिछड़ गया था और तब से उसने अकेले में ही जीवन जीना शुरू कर दिया था। कई संघर्षों के बाद उसने गांव में अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोला था। गांव में आए पर्यटकों को भी सतीश के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। कमल नगर के पड़ोस में ही लहूपुर कहकर एक गांव रहता था। लहूपुर में सतीश का हमशक्ल मुन्ना रहता था। मुन्ना एक चोर होता है। मुन्ना उस गांव के लोगों के गहने और पैसे चुराकर भागता रहता, और जब जब उसे पुलिस पकड़ने की कोशिश करती, वो उनके चंगुल से बच निकलता। अब मेरे पास पूरे गांव को लूटकर भरपूर पैसे इकट्ठा हो गए हैं। बस कुछ दिन और, अब सीधा मैं बड़ा वाला तीर मारूंगा। सरपंच के बंगले पर ही डाका डालूंगा, जिसके बाद मैं ढेर सारे पैसे चुराकर हवाई जहाज में बैठकर विदेश चला जाऊंगा और धूम मचाऊंगा। ये बहुत बड़ी इत्तेफाक की बात थी कि दोनों पड़ोस के गांव में एक जैसे दिखने वाले हमशक्ल रहते थे। वो कहते हैं ना, दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं। मुन्ना सरपंच के बंगले में चोरी करता है और वो वहां से खूब सारा धन लूटकर विदेश भाग जाता है और पुलिस उसे ढूंढने लगती है। एक दिन कमल नगर में लहूपुर का एक निवासी आता है, जिसका नाम पोपट लाल होता है, जो सतीश के ढाबे पर सतीश को देखकर बहुत हैरान रह जाता है। अरे ये तो मुन्ना चोर है। अच्छा, तो लहूपुर में सबकी धन दौलत लूटकर यहाँ पर आ गया और ढाबा खोल लिया। वाह वाह, अब तो तू गया बच्चू। अब मैं लालपुर जाकर पुलिस और सरपंच और सभी गांव वालों को बताऊंगा कि तू यहाँ छुप कर बैठा है। पोपटलाल को गलतफहमी हो जाती है। वो सतीश को मुन्ना समझ बैठा है और लहूपुर जाकर वो गांव वालों को, सरपंच साहब और पुलिस को सतीश के बारे में बताता है। क्या ये तू क्या कह रहा है पोपटलाल? वो मुन्ना कमला नगर में जाकर ढाबे में खाना बेच रहा है? नहीं, अब तो उसकी खैर नहीं। उसे तो अब हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ चलो, उसे पकड़ते हैं। सरपंच, पुलिस और बाकी लहूपुर के गांववासी एक साथ झुंड बनाकर कमल नगर जाते हैं और वहां जाकर वो लोग सतीश को पकड़कर खूब मारते हैं। इतना मारते हैं कि वो बेचारा चल भी नहीं पाता। मत मारिए मुझे, मत मारिए। अरे मैंने क्या किया है? कमल नगर का सरपंच छोटे लाल वहां आता है और लहूपुर के गांववासी उसे सारी बात बताते हैं, जिसके बाद छोटे लाल भी सतीश को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। कमीने, तुझे मेरा ही गांव मिला था क्या छुपने के लिए? चल अब तू इस गांव से निकल जा, और खबरदार जो तू लालपुर या कमल नगर में दिखाई दिया तो। सभी का मार खाने के बाद सतीश को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है और वो बेचारा अब कहीं का नहीं रहता। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो इस दुनिया में कोई अपना भी नहीं है, न कोई दोस्त, न रिश्तेदार, न जान पहचान वाला। ऐसे में मैं कहाँ जाऊं? हे भगवान जी, आप तो जानते हो कि मैं बेकसूर हूँ, फिर भी मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? मेरा रेस्टोरेंट भी नहीं रहा मेरे हाथों में अभी। मेरी मदद कीजिए भगवान जी, मेरी मदद कीजिए। बेसहारा सतीश फूट फूट कर रोता है। वो 2 दिनों तक भूखे पेट यहाँ से वहाँ भटकते ही रहता है। वो अपने गांव से कोसों दूर एक पुराने जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ के पेड़ का फल तोड़कर वो उस फल को खाता है और अपनी भूख मिटाता है। ये क्या? मैं कहाँ आ गया? ये कौन सा जंगल है? यहाँ तो दूर दूर तक बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। सतीश बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाता।
सतीश उस जंगल में बुरी तरह फंस चुका था। अब सतीश उस जंगल में ही एक तंबू बनाकर रहने लगता है और फलों को खाकर ही अपना गुजारा करने लगता है। शाम में वो अलाव जलाकर अलाव के सामने बैठता है। पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में, अब मैं इस जंगल से बाहर कैसे निकलूं? सतीश रात में जुगनू को इकट्ठा करता है और रात में वो जुगनू चमकते हैं। एक रात जब वो सो रहा होता है, तभी उसके तंबू के बाहर उसे एक परछाई दिखाई देती है। वो घबराकर उठता है और देखता है कि वहां पर एक साधु बाबा खड़े हैं। साधु बाबा आप? बालक, तुम यहाँ इस मायावी जंगल में क्या कर रहे हो? मायावी जंगल? हाँ बालक, ये एक मायावी जंगल है। इसमें वही इंसान आ सकता है जिसका दिल एकदम साफ हो और जो मन से बहुत अच्छा हो। अच्छा, लेकिन लेकिन ऐसी क्या बात है इस जंगल में जो इसे एक मायावी जंगल बनाती है? साधु बाबा सतीश को एक कुएं की ओर ले जाते हैं जिसमें बहुत गहराई होती है और उसमें से एक दिव्य रोशनी उजागर होती रहती है। सतीश वो दृश्य देखकर अचंभित रह जाता है। ये है इस जंगल की खास बात, ये अलौकिक कुआं। इस कुएं से चंद्रलोक जाने का रास्ता है। चंद्रलोक एक जादुई दुनिया है। कई सालों पहले चंद्रलोक के निवासी हमारी धरती पर इसी कुएं के रास्ते से आया जाया करते थे और इस अलौकिक कुएं में वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने इस धरती पर पुण्य का काम किया हो। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वैसे भी मुझे इस धरती पर नहीं रहना है। यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। मेरे साथ जो हुआ है उसके बाद तो मैं अपने गांव भी नहीं जा सकता। अब मेरे पास चांद पर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहा है। हाँ बालक, अगर तुम मायावी जंगल में रह सकते हो तो तुम इस अलौकिक कुएं में भी अवश्य ही जा सकते हो। जाओ, एक सुखी जीवन जियो। धन्यवाद साधु महाराज, धन्यवाद। लेकिन चंद्रलोक की दुनिया में तुम क्या करोगे? वहां पर तो तुम्हारा कोई अपना भी नहीं है। कैसे करोगे अपना जीवन यापन? अपना तो धरती लोक पर भी कोई नहीं था, तो चंद्रलोक पर भी मैं वही करूंगा जो मैं यहाँ करता था, खाना बनाना। मैं चांद पर जाकर अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगा और उसमें स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा। वाह बालक वाह, बहुत ही शुभ विचार हैं। जाओ, अपने जीवन की इस नई शुरुआत के लिए मैं तुम्हें ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। विजयी भव बालक। सतीश उस अलौकिक कुएं में कूदता है और वो सीधे चंद्रलोक पहुंच जाता है। चंद्रलोक पहुंचने के बाद वो वहां एक दिल के धनी आदमी से मिलता है जो उसके चांद की सैर कराता है और वो उससे पैसों की भी मदद करता है। उन पैसों से सतीश रेस्टोरेंट खोलता है। धरती लोक के व्यंजनों की खुशबू सूंघकर चंद्रलोक के निवासी आकर्षित हो जाते हैं और वो सतीश के रेस्टोरेंट पर खाना खाने आते हैं। अरे भैया, बहुत ही बढ़िया। इतना अच्छा खाना है कि मन कर रहा है कि बस इसे खाते ही जाओ, खाते ही जाओ। सच में तुम्हारे इस रेस्टोरेंट के कारण हमारी जिंदगी में बहुत भी खुशियां आ गई हैं सतीश भाई। वाकई मेरे सतीश भाई, चांद पर जो खाना मिलता है उससे कई गुना अच्छा खाना तुम बनाते हो। अब तो हम रोज आएंगे तुम्हारे रेस्टोरेंट में खाना खाने। सतीश का रेस्टोरेंट पूरे चंद्रलोक में फेमस हो जाता है और वो बहुत सारे पैसे भी कमाने लगता है। उसे चंद्रलोक की एक लड़की से प्यार भी हो जाता है और वो उससे शादी कर लेता है और चांद पर ही अपनी बाकी की जिंदगी बिताता है। गुलशनपुर कहकर एक गांव में देवराज अपनी बीवी नीलिमा के साथ रहा करता था। उसी गांव में देवराज का सगा भाई मनोहर और उसकी बीवी सुमित्रा रहा करते थे। देवराज और नीलिमा का दाल तड़का ढाबा पूरे गांव में मशहूर था। सभी को उनके हाथ का बना दाल तड़का बहुत पसंद आता और वो उंगलियां चाट चाट कर उसे खाया करते। अरे ओए होए होए, नीलिमा भाभी, देवराज भाई, आप दोनों के ढाबे की शान, ये लजीज पकवान दाल तड़का भाई इतना स्वादिष्ट है कि इसे खाकर बीमार इंसान भी चुटकी में ठीक हो जाए। अरे एक अलग और अनोखा स्वाद है आपके दाल तड़का में, जो मुंह में घुलते ही चार चांद लगा देता है। वाह। भाई, ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि दुनिया भर की दाल तड़का रेसिपीज एक तरफ और आपकी एक तरफ, वही कमाल से भी बहुत कमाल है भैया। धन्यवाद भाई साहब। इसी तरह हमारे दाल तड़का को पसंद कीजिए और ढाबे पर आते रहिए।
अरे वो तो है भाई, लेकिन अभी के लिए मुझे और 3 बटर नान और दाल तड़का चाहिए, मिलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र भाई साहब, ये लीजिए। एक तरफ देवराज और नीलिमा अपने दाल तड़का ढाबे से ढेरों पैसा कमा रहे थे और जीवन में तरक्की कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मनोहर की नौकरी छूट चुकी थी और वो घर पर ही रहने लगता था। उनके पास धीरे धीरे सारे पैसे खत्म होने लगे थे। जी, घर पर अनाज का एक दाना नहीं बचा है। लगता है हमें हमारा घर बेचकर किसी छोटे मकान में ही शिफ्ट होना होगा। अब हम खाएंगे क्या? अरे खा जाओ मुझे ही। अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है क्या? पति चिंताग्रस्त है और तुम ऊपर से और चिंता दे रही हो। कुछ दिन खाना नहीं खाओगे तो क्या मर नहीं जाएंगे? वैसे भी मंदिर में मुफ्त का खाना मिल जाता है, वहां से खा लेंगे। मनोहर को कुछ सूझता नहीं और वो आखिरकार अपना बड़ा घर बेचकर एक छोटे से मकान में रहने लगता है। आए दिन वो गांव भर में यहाँ से वहां नौकरी ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती। आते जाते लोग उसे ताने कसते। अरे भैया ये देखो, ये तो उसी ढाबे वाले देवराज का सगा भाई है ना। बेचारा नौकरी की तलाश में ठोकरे खा रहा है। एक तरफ इसका भाई इतने नोट छाप रहा है दाल तड़का बेच बेच कर, और यहाँ ये नौकरी ढूंढते हुए दर दर भटक रहा है। मनोहर को उन आदमियों की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और सर झुकाए आगे निकल जाता है। धीरे धीरे मनोहर के मन में अपने भाई देवराज के प्रति जलन और भी बढ़ने लगती है। जब जब उस देवराज को खुश देखता हूं ना, तब तब मेरा खून खौलता है। वो इतना पैसा कमा रहा है और मैं यहाँ ठोकरे खा रहा हूँ। जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। अगर आपसे किसी की खुशी देखी नहीं जाती तो आपको उसकी खुशी ही उससे छीन लेनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको उसे बर्बाद करना है तो उसके दाल तड़के में थोड़ा तड़का तो लगाना ही पड़ेगा ना। शायद तुम सही कह रही हो सुमित्रा। मैं समझ गया कि मुझे अब क्या करना है। अब तो मैं उस देवराज का दाल तड़का ढाबा बर्बाद करके ही रहूंगा। मनोहर और सुमित्रा दोनों ही रात के घने अंधेरे में जलती हुई मशाल से देवराज और नीलिमा का दाल तड़का ढाबा जला देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह जब देवराज अपने ढाबे को जलता हुआ राख होता हुआ देखता है, तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे मेरा ढाबा, मेरा खून पसीने की मेहनत, ये सब क्या हो गया? नीलिमा, नीलिमा हमारा ढाबा। हमारा घर, हमारा घर। दोनों ही पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस कंप्लेन करते हैं और उनके केस की कार्रवाई शुरू की जाती है। मनोहर और सुमित्रा देवराज और नीलिमा को इस तरह दुखी देख बहुत खुश होते हैं। बड़ा ही आनंद मिल रहा है मुझे देवराज और नीलिमा को इस तरह दुखी देख। और कमाओ पैसा और हो जाओ गांव में मशहूर। जीना दुश्वार करके रख दिया था उन लोगों ने। अब सच में मन को राहत और दिल को ठंडक पहुंच रही है। लेकिन देवराज और नीलिमा यहीं पर हिम्मत नहीं हारते। वो दोनों दूसरे ही दिन गांव के बाजार में लारी लगाकर उस पर दाल तड़का बनाकर बेचने लगते हैं और वहां पर भी ग्राहकों की लंबी कतार से पूरा बाजार भर जाता है। देवराज लारी पर दाल तड़का बेचकर भी बहुत सारे पैसे कमाने लगता है। अरे सच में आपका आपके काम के प्रति जज्बा और जुनून देखकर बहुत प्रेरणा मिल रही है। कल ही आपका ढाबा जलकर राख हो गया और आज आपने तुरंत लारी पर अपनी शुरुआत की। लेकिन मानना पड़ेगा, ढाबा हो या लारी, देवराज भाई और नीलिमा भाभी के हाथ का दाल तड़का है लाल भरी। हा 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 हा। अरे धन्यवाद। देवराज फिर से प्रगति करने लगता है और ये सब देखकर मनोहर और भी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। सुमित्रा, ऐसे नहीं हो सकता। वो देवराज किस मिट्टी का बना है? इतना बड़ा ढाबा जल जाने के बाद भी इसकी हिम्मत पर आंच नहीं आई। तुम उनकी प्रशंसा कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या सुमित्रा? देवराज और नीलिमा वो दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी हार नहीं मानेंगे, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए। वो दोनों उनका डटकर सामना करेंगे। अरे प्रशंसा नहीं कर रही हूँ मेरे दिमाग के पैदल पति, मैं आपको बता रही हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम दुनिया भर के पैतरे भी क्यों ना आजमा लें, वो दोनों हर एक मुश्किल को मात दे देंगे और इसीलिए हमें उनका एक ही बार में नामो निशान मिटा देना होगा। मतलब
यूं बात को जलेबी की तरह गोल गोल मत घुमाओ, ठीक से बताओ। हम उन्हें जान से मार देंगे। जी हाँ, जान से मार देंगे, समझ गए? समझ गया सुमित्रा, बहुत ही अच्छी तरह समझ गया। क्रूर सुमित्रा और मनोहर मिठाई के बॉक्स में जहर मिला देते हैं और उसी मिठाई के बॉक्स को लेकर नीलिमा और देवराज के घर जाते हैं। अरे मनोहर भाई साहब, सुमित्रा दीदी, आप दोनों आइए ना। भैया, आज इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? क्यों भाई, तीज त्योहार पर ही आने की अनुमति है क्या? ऐसे ही नहीं आ सकता क्या? नहीं नहीं भैया, ये तो आप ही का घर है, आप जब चाहे आकर रह सकते हो। मजाक कर रहा हूं देवराज। अब दरअसल ये नए कारोबार को शुरू करने जा रहे हैं, वो भी अगरबत्ती का, इसीलिए ये मिठाई देने आए हैं। सुमित्रा मिठाई का बॉक्स नीलिमा के हाथ में पकड़ा देती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। घर से बाहर निकलकर रास्ते पर चलते समय अब आएगा मजा, जब इन दोनों के मरने की खबर सुनने को मिलेगी। जी धीरे बोलिए, कहीं किसी ने सुन लिया ना तो खामखा लेने के देने पड़ जाएंगे। उतने में तेजी से एक बड़ी सी ट्रक सामने से आती है और सुमित्रा और मनोहर को ठोक कर जाती है। दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। वहां देवराज और नीलिमा मिठाई खाने जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर पड़ोसी आकर कहता है, देवराज भाई, नीलिमा भाभी, नीलिमा भाभी, वो आपके भाई और उनकी बीवी का एक ट्रक से टकरा कर बहुत गंभीर एक्सीडेंट हो गया है। क्या? देवराज और नीलिमा फौरन उस जगह पहुंचते हैं और मनोहर और सुमित्रा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि वो दोनों कोमा में जा चुके हैं। देवराज और नीलिमा मनोहर और सुमित्रा के जान की सलामती के लिए खूब प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे भैया और भाभी कैसे हैं? कोमा से बाहर आ गए। बताइए ना डॉक्टर साहब। देवराज जी, आपके भैया और भाभी अभी कोमा से बाहर हैं, आप उनसे मिल सकते हो। जब मनोहर और सुमित्रा को सब पता चलता है कि कैसे देवराज और नीलिमा ने उन्हें बचाया, उनके लिए दिन रात प्रार्थना की और तो और हॉस्पिटल का बिल भी भरा, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो दोनों नफरत छोड़कर देवराज और नीलिमा संग प्रेम और स्नेह से पेश आने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।